हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आप सभी का टेंशन गॉन नोट्स चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का लेक्चर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन पे है। इस लेक्चर के अंदर हम मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन कैसे हुआ और इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस के थ्रू मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को प्रूव किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें बेसिकली हम प्रोटीन्स और उनसे होने वाली जो उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, यानी कि हम प्रोटीन्स को कंपेयर करेंगे प्रोटीन के थ्रू मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को। और इसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू जीन्स, यानी कि नए जीन्स, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि नए जीन्स कैसे बने जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ है उसमें डाइवर्सिटी आई और जो न्यूक्लिक एसिड की डिफरेंट फाइलोजेनीज हैं वो बनी। और इसके अलावा हम और देखेंगे इसमें कि जीनोम और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम देखेंगे कि किस तरह से एक स्पीशीज़ दूसरे से रिलेट करती है। और उसके बाद हम मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन का जो मॉलिक्यूलर क्लॉक है उसके बेस पे भी समझेंगे और ये किस तरह से हुआ और मॉलिक्यूलर क्लॉक के बेस पे हम कैसे मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं उसके बारे में इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को डिटेल में समझने के पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है उसमें हमने बेस क्या लिया है। ठीक है, तो हमने जो इसमें बेस लिया है वो मेन है कि डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं उसमें जो बेस पेयर्स हैं उसमें किसी वजह से चेंज का आना। ओके, तो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को हम समझे उसके लिए पहले आप इस सेगमेंट को आप समझ लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने एक आप लोगों को एक सिंपल सा एक यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है। इसमें देखो सबसे ए वाली फिगर में आप देखेंगे, इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन ए डीएनए। तो एक ये सिंपल मैंने एक समझाने के तौर पे आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पे बनाई हुई है। तो जो हमारा डीएनए है वो वर्क कैसे करता है, देखिए तो डीएनए जो है उसको एमआरएनए रीड करता है ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में, और उसके बाद उन कोडॉन्स का मतलब है कि वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को वो रीड कर रहे हैं कि आगे जाके उसने क्या बनना है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, उससे एमआरएनए करेगा और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होगा, यानी कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोटीन बनना है वो उस एमआरएनए को रीड करके उस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाया जाता है। ओके, तो प्रोटीन बनने का मतलब है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जो समझ लीजिए कि मोटे तौर पे कि उसका एक तरह से फिजियोलॉजी उसका बनना या उसका फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होना है वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये एक सिंपल वर्क चार्ट है जो हमारा डीएनए इस तरह से वर्क करता है। इसी के साथ मैंने देखो बी में एक और फिगर दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए का फिगर दिखाया हुआ है और उसमें जो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए ने किस तरह से जो डीएनए का जो टेम्पलेट डीएनए है उसको रीड करके ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में उसको रीड किया। देखिए वहाँ पे लिखा है कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए कोडॉन्स है। ओके, कि आगे जाके इनसे कौन सा प्रोटीन बनना है। अब देखिए जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि किसी वजह से अगर ये जो डीएनए का सीक्वेंस है इसका चेंज हो जाना। ओके, अब जैसे आप देखिए जो आरएनए है, आरएनए में नंबर 1 कोडॉन पे लिखा है GCU। अब अगर ये GCU किसी वजह से ये चेंज हो जाता है, अब वो वजह म्यूटेशन हो सकती है। ठीक है, म्यूटेशन के आप देखते हो कि कितनी म्यूटेशन की कितनी तरह से वैरायटी है उसमें, यानी कि उसमें एडिशन हो सकता है किसी भी स्पेयर का, डिलीशन हो सकता है और पर्टिकुलर कोई सेगमेंट डीएनए का एक जगह से कट के उसी डीएनए के दूसरे जगह पे वो जाके उसको जोड़ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी तरह से इस जो बेस पेयर है इसके सीक्वेंस में किसी भी तरह का चेंज का आना, चेंज का आने का मतलब है कि जो पर्टिकुलर जो इसने आगे जाके जो प्रोटीन बनाना था, सपोज जो कोडॉन 1 है इसने आगे जाके ए प्रोटीन बनाना है, लेकिन इसमें किसी वजह से चेंजेस आ गए हैं तो ये आगे जाके बी प्रोटीन बनाने लगा। ओके, क्योंकि इसके कोडॉन में चेंजेस आ गए। तो जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है हम लोग उसमें बेसिकली यही हम लोग उसको इसी
बेस के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो इसके बेस पेयर्स हैं उस लेवल तक जो इवोल्यूशन है उसको स्टडी कर लिया गया है, आप ये समझिए। ओके, तो इस लेवल पे स्टडी करके किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बनी, किस तरह से हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सिमिलर थे, वो कौन कौन सी प्रोटीन रही, या वो कौन सा हमारा जीन है जिसमें कि किसी भी वजह से चेंजेस आए म्यूटेशन की वजह से, और वो म्यूटेशन का ड्यूरेशन कितना रहा, कितने ड्यूरेशन बाद उस पर्टिकुलर जीन में चेंजेस आए जिसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्स हुई, ठीक है, या कोई नई स्पीशीज बनी। ओके, तो ये सारी चीजें समझिए कि मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के थ्रू प्रूव की गई है। ओके, तो ये ही आपका बेसिक, इसमें आपको यही याद रखना है कि किस तरह से हमारा डीएनए वर्क करता है, उसमें क्या कोडॉन किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, तो फाइनली क्या बनना है, डीएनए को जो है उसमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, फाइनली प्रोटीन बनना है। तो किसी भी वजह से वो प्रोटीन का चेंज होना और फिनोटाइप का चेंज होना। ओके, तो यही सब हम मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन हम उसे कहेंगे जहाँ पे कि हम डीएनए या आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है उसमें किसी भी तरह के चेंज की वजह से पर्टिकुलर प्रोटीन में चेंज का आना, और उसको हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या चेंजेस हुए हैं उस पर्टिकुलर प्रोटीन में, तो उसको हम स्टडी जब करते हैं उसी को हम मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन से मतलब है कि हम डीएनए लेवल पे जो इसके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, सिंगल बेस पेयर्स को स्टडी करके भी हम कहाँ पे कौन सा चेंज आने की वजह से कौन सा पर्टिकुलर जीन बना, और उस जीन की वजह से आगे उसने क्या प्रोटीन बनाया और पहले वो क्या बनाता था। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट जो फाइलोजेनेटिक ट्री है उसको बनाते हुए एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे हम क्लियर कर रहे हैं, तो उसी को हम कह रहे हैं मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए या आरएनए को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करके मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की थ्योरी में किस तरह से हमें फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहला फ़ायदा इसमें क्या हुआ है, देखिए, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उसके किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस हैं उनको स्टडी करके और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सिमिलर प्रोटीन में उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस में क्या चेंजेस आए हैं, तो उसको स्टडी करके हमें उसको बनाने वाले उस पर्टिकुलर जीन्स के बारे में पता चला है। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ है इससे। दूसरा फ़ायदा ये है कि इन अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस थे उनमें जो चेंजेस आए उनको कंपेयर करके वो पर्टिकुलर जो प्रोटीन बना रहा था, तो वो जो पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा है और वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सिमिलर जो अमाइनो एसिड है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, इसकी वजह से हम एक फाइलोजेनेटिक एक आप कह सकते हैं कि स्पीशीज का ट्री बनाने में हम सक्षम हुए। ओके, समझ में आया? कहने का मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड था जो पहले तो ए के टाइम पे समझिए कि ए बी सी ये हमारी 3 स्पीशीज हैं। ओके, तो जब तक ये ए था, अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस था ए था, तो उस टाइम पे उस टाइम की जितने भी स्पीशीज थे उनमें तो वो सेम ही रहा होगा। ओके, उसके बाद वो बी बनाने लगा, फिर सी में कन्वर्ट हो गया, तो लेकिन उसका बेस तो सेम है ना। तो उसके उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट स्पीशीज़ बनी, और वो डिफरेंट स्पीशीज़ क्योंकि उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में चेंज आया है उसकी वजह से वो अलग तरह का प्रोटीन बनाने लगी, और इन प्रोटीन्स में क्या डिफरेंसेस रही, तो ये सब स्टडी करके हम एक स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ के साथ में रिलेट करके उनका एक फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस को हम बता सकते हैं इस मेथड के जरिए, यानी कि मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के जरिए। इसके अलावा डीएनए की जो होमोलॉगी है, यानी कि वो एक दूसरे से कितना समान है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में होमोलॉगी ऑफ डीएनए इसको मेज़र करते हुए और उसके बाद उसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ उसको स्टडी करते हुए हम एक तरह से जो मेजरिंग है या हम एक तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। ओके,
इसके अलावा फ्रेंड्स जो सबसे बेस्ट तरीका है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को स्टडी करने का वो 5s राइबोसोमल आरएनए को स्टडी करके भी फाइलोजेनेटिक ट्री को तैयार किया जा सकता है। तो वो भी यहाँ पे आरएनए को स्टडी करके उसके न्यूक्लियोटाइड चेंजेस 5s राइबोसोमल आरएनए में चेंजेस को स्टडी करके जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनका फाइलोजेनेटिक ट्री तैयार किया गया है। तो इसके बेस पे भी हम एक दूसरे स्पीशीज़ को रिलेट कर सकते हैं और उसके इवोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। और लास्टली जो इससे फ़ायदा हुआ है वो कि एक पर्टिकुलर जीन में कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद चेंज आया है जिसे कि हम मॉलिक्यूलर क्लॉक के जरिए हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, या जीनोम के अलग अलग पार्ट्स में उसके पर्टिकुलर जीन में कौन कौन से डिफरेंसेस आए हैं उनको हम मॉलिक्यूलर क्लॉक के बेस पे हम उसको स्टडी करके भी हम मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की थ्योरी को दे सकते हैं। सो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनीस है इसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट ग्रुप्स के आपस में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, और इसका जो बेस है वो मेनली जो उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस हैं उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, उनका मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन अलग अलग स्पीशीज़ में कंपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद जो उससे बनने वाली जो प्रोटीन्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस आए हैं इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। और इन सब का कंपेयर हम जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल के जो बनावट है उसके बेस पे हम इन सब को कंपेयर करके वहाँ पे क्या चेंजेस हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बना, और पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हुआ, उसके बाद वो पर्टिकुलर जो अमाइनो एसिड सब में पहले एक था तो वो उसमें क्या चेंजेस आ गए उसकी सीक्वेंस में जिसकी वजह से उसका कन्फिग्रेशन चेंज हुआ और जिसकी वजह से वो अलग अलग प्रोटीन बनाने लगा। तो ये जो डिफरेंट जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है जिसको कि हम वंशावली कह सकते हैं, या एक वंश का दूसरे वंश के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको हम इस लेवल पे स्टडी करके ये मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेस तैयार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है वो बेसिकली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और इस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अंदर हम डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिश्ता है उसको हम स्टडी करते हैं। और ये बेस्ड है जो मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन है वो तीन चीज़ों में हम यहाँ पे एक तरह से स्टडी कर रहे हैं। एक तो कंपेयरिंग सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि हर एक ग्रुप में हम एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ले करके उसके सीक्वेंस में क्या चेंज आए हैं उसको स्टडी करते हुए हम ये इवोल्यूशन की थ्योरी दे रहे हैं। दूसरा, अमाइनो एसिड कन्फिग्रेशन इन डिफरेंट प्रोटीन, यानी कि जो अलग अलग जो प्रोटीन्स हैं उनमें जो अमाइनो एसिड्स का जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है उसको स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है इसमें हम कंपेयरिंग सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स, हम डीएनए एंड आरएनए लेवल पे जो इनका जो बनावट है यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड की बनावट है उसको स्टडी करते हुए इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनको स्टडी करते हुए हमने मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की थ्योरी दी है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को स्टडी करके हम मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की थ्योरी को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इस सेगमेंट में आपको मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके जरिए हम मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को समझेंगे वो यहाँ पे दिया गया है। तो आज के लेक्चर में हम इन सभी को यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 पे दिया हुआ है प्रोटीन्स एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो ये हम स्टडी करेंगे जिसको बेस मानते हुए हमने मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की थ्योरी दी है। इसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू जीन्स। तो आप कह सकते हैं कि मतलब ये 7 तक जो लिखे हुए हैं ना मैंने, तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को जिसके जरिए हम डिफाइन करेंगे। ओके, थर्ड पे देखिए रेगुलेटरी जीन्स एंड इवोल्यूशन, इसके बेस पे हम इसे डिफाइन करेंगे। देन फोर्थली न्यूक्लिक एसिड फाइलोजेनेसिस, फिफ्थ में है जीनोम एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देन सिक्स में कन्वर्जेंट मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के जरिए हम इसको समझेंगे। देन फाइनली मॉलिक्यूलर क्लॉक्स और इवोल्यूशनरी क्लॉक्स, इसके जरिए हम मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को समझेंगे। ओके, तो जिसके बाद हमें बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन्स एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ इवोल्यूशन। तो जो ये सेगमेंट है इसमें हम बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं उसको बनाने वाले जो उसके अमाइनो एसिड्स हैं
उनको हम स्टडी कर रहे हैं बायोकेमिकल मेथड्स के जरिए उस पर्टिकुलर प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग को। ओके, उसके बाद इसमें इसको कंपेयर किया गया है इन सीक्वेंसेस को अलग अलग स्पीशीज़ में, उस पर्टिकुलर प्रोटीन में उस अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ में इसको स्टडी करके उसको कैलकुलेट किया गया और उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस में चेंज आने के लिए कितने म्यूटेशंस ज़रूरी रहे और जिसकी वजह से वो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में वो कन्वर्ट हुआ। तो इससे क्या हुआ, एक मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी लिविंग फॉर्म्स की वो तैयार हो पाई इसके बेस पे, प्रोटीन्स एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ इवोल्यूशन इस फॉर्म में। ओके, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे जो स्टडी किए गए हैं कुछ ही दिए गए हैं, जैसे हीमोग्लोबिन फाइलोजेनी इसमें स्टडी की गई है। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ साइटोक्रोम सी को स्टडी किया गया है और इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ मैमेलियन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको कि ADH भी कहते हैं इसको, तो इसको भी यहाँ पे स्टडी किया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में अगले सेगमेंट में समझेंगे। चलिए देखें हीमोग्लोबिन फाइलोजेनी। हीमोग्लोबिन फाइलोजेनी, जैसे कि नाम से ही पता चला, फाइलोजेनी यानी कि हम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के जरिए हम डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में अपने रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हमने जो मेन बेस लिया है इवोल्यूशन को स्टडी करने का, वो हीमोग्लोबिन लिया है। यानी कि हीमोग्लोबिन को हम अलग अलग स्पीशीज़ में हम इसको स्टडी करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, और उसके बाद हमारा आपस में क्या रिश्ता है उसकी एक फाइलोजेनेटिक ट्री तैयार करते हैं। ओके, तो हीमोग्लोबिन बेसिकली आपको पता ही है कि ये हमारे RBCs में पाया जाता है। तो ये हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके RBCs में मिलता है और ये बेसिकली इसका काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। ओके, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ही है जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। तो ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसमें जो है अलग अलग स्पीशीज़ में, या अगर हम कहें इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में, प्लांट्स में, फंगी में और बैक्टीरिया में, जब इस मॉलिक्यूल को स्टडी किया गया तो उसमें कई सारी चीज़ें सामने आई। ओके, तो अगर हम हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम पहले जाने तो ये बेसिकली ये 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, जैसे अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा-1 और बीटा-2। और हर एक जो चेन है ये हीम ग्रुप, यानी कि जो सेंटर में इसका जो पोरफायरिन ग्रुप है, बेसिकली जो एक रिंग लाइक कंपाउंड है, उसके साथ में ये अटैच रहता है। ओके, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हीम यानी कि इसके अंदर जो है आयरन एटम होता है। तो ये आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स ये बनाता है और उसी के साथ ही ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को भी ये अंदर लेके जाता है और इसी में फिर CO2 जुड़ के बाहर भी वापस आती है। तो इस तरह से हमारे ब्लड में ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो जो ये हीमोग्लोबिन में जो डिफरेंट जो इसकी चेन है, यानी कि जो 4 चेन्स हैं, अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा-1 और बीटा-2, तो इनमें हमने ये पाया गया कि ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन है, अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा-1 और बीटा-2, ये ह्यूमंस के केस में तो सेम है, लेकिन जब अलग अलग ग्रुप्स में इन पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि वहाँ पे अल्फा चेन्स तो सेम है, लेकिन बीटा चेन में उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। तो वहाँ पे बीटा चेन ना हो करके एक दूसरी ही अलग तरह की चेन थी, जिसको कि कहीं पे उसको गामा चेन कहा गया, क्योंकि वो गामा पोजीशन पे ऐड थी कार्बन के। इसी तरह से कुछ को डेल्टा चेन कहा गया, कुछ को एप्सिलॉन चेन कहा गया। ओके, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की कितनी नीड है। ऑक्सीजन की नीड है इसका मतलब कि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, तो ये उस पर डिपेंड करता है और उससे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए जो हीमोग्लोबिन है ये हेल्प करता है। ओके, तो अभी जैसे कुछ अडल्ट हीमोग्लोबिन में ये पाया गया कि वहाँ पे बीटा चेन की जगह 2 डेल्टा चेन जुड़ी हुई थी। इसी तरह से फीटल हीमोग्लोबिन को जब स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि वहाँ पे 2 अल्फा चेन तो सेम है, लेकिन बीटा चेन की जगह 2 गामा चेन उसमें जुड़ी हुई थी। और साथ ही ये भी देखा गया कि जो फीटस है उसका हीमोग्लोबिन हमारे से, यानी कि जो हम में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उससे 30% ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई फीटस में करता है। तो इसका कहने का मतलब ये है, इससे ये रिजल्ट निकलता है क्योंकि फीटस को बहुत फास्ट ग्रो करना है तो उसकी ग्रोथ के लिए उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से आप देखिए उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए उसके हिसाब से वो हीमोग्लोबिन में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं।
ओके, तो वो इस बात से प्रूव होता है। और इसी तरह से कुछ में जो है बीटा चेन की जगह जैसे एप्सिलॉन चेन मिली, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस है इन 5 तरह के जो हीमोग्लोबिन चेन्स हैं, इनमें ये चेंजेस दरअसल जो ग्लोबिन जीन्स है जिससे कि ये बने हुए हैं उनमें चेंजेस आने की वजह से हुआ है। ओके, और ये जो चेंजेस हैं वो पर्टिकुलर जो एंसेस्ट्रल जीन था, जो ग्लोबिन जीन था, जो एक पर्टिकुलर एक ही तरह का पहले पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता था, उसमें डुप्लीकेशन होने की वजह से, उसके बनावट में चेंजेस होने की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी। तो इससे इस बात का प्रूफ होता है, और साथ ही ये हमारी जो हीमोग्लोबिन की फाइलोजेनी है यानी कि वंशावली, कि हम एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से किस तरह से जुड़ा हुआ है और कितने मिलियन ईयर्स बाद ये चेंजेस आए हैं, इसकी एक फाइलोजेनेटिक ट्री हीमोग्लोबिन की फाइलोजेनी स्टडी करके तैयार किया गया है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में। इस सेगमेंट में आपको हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अगर आप पहला वाला फिगर देखते हैं जिसमें हीम लिखा हुआ है, तो आप देखिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो हीम ग्रुप से बना हुआ है, और ये हीम ग्रुप जो है इसमें पोरफायरिन एक ऑर्गेनिक रिंग लाइक कंपाउंड है, उसके साथ में ये जुड़ा हुआ रहता है, और बीच में इसमें सेंटर में आयरन है। ओके, आयरन के साथ में ये एक अपना पोरफायरिन रिंग बना रहा है चारों ओर से, और इसी आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के चारों ओर इसमें आप देखेंगे कि ऊपर की ओर 2 अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन की चेन इसमें जुड़ी हुई है, और नीचे की ओर 2 बीटा ग्लोबिन प्रोटीन की चेन जुड़ी हुई है। ओके, तो सभी में जो अल्फा चेन है वो तो लगभग उसमें सभी में समान है सभी ग्रुप्स में, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं वो बीटा, जहाँ पे बीटा चेन है उस चेन में वो चेंजेस हुए हैं। तो कहीं पे ये कार्बन के गामा पोजीशन पे जुड़ी हुई है ये नीचे की चेन, या कहीं पे डेल्टा पोजीशन पे, या फिर कहीं पे ये एप्सिलॉन पोजीशन पे ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ग्लोबिन प्रोटीन्स का हीमोग्लोबिन बना हुआ है, जिसके बेस पे हमने एक हीमोग्लोबिन की फाइलोजेनी तैयार की, और उससे हमने पता किया कि जो पहला जो एंसेस्ट्रल हीमोग्लोबिन था जिसमें उसका मायोग्लोबिन क्या था, वो एक यूनिमर था, यानी कि उसमें सिर्फ एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, और वो किस तरह से आगे जाके उसमें म्यूटेशंस हुए और किस तरह से उसमें अमाइनो सीक्वेंसेस में चेंजेस हुए, जिसकी वजह से ये 5 तरह के जो ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं वो बने। अब सवाल ये उठता है कि हीमोग्लोबिन की स्टडी से विकास या फिर इवोल्यूशन के बारे में क्या पता चला। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो पहली बात तो ये हमें पता चली कि जो सबसे पहला हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल था वो यूनिमर था, यानी कि जो उसकी बनावट थी वो बिल्कुल केमिकली वो रिलेट करता था मायोग्लोबिन से। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मायोग्लोबिन क्या है। तो मायोग्लोबिन जो है एक आयरन और ऑक्सीजन बाइंडिंग एक ये भी प्रोटीन है जो बेसिकली इन्वर्टिब्रेट्स या कह सकते हो कि मैमल्स के स्केलेटल टिश्यू में ये पाया जाता है, तो उससे इसका स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता था। दूसरी बात जो इवोल्यूशन के बारे में सिद्ध हुई वो ये कि जो टिश्यू सेल्स हैं उनमें मायोग्लोबिन का विकास होने से उसमें एक ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन की तरह ही वर्क करने लगा, और साथ ही हीमोग्लोबिन ब्लड में उसका विकास होने की वजह से वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह वो काम करने लगा, यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वो काम करने लगा। ओके, और साथ ही CO2 को भी वापस लाने का वर्क ही करने लगा। तो इस तरह से जो ये हीमोग्लोबिन है इसमें चेंजेस आए, इस प्रोटीन में चेंजेस आए, और ये फाइनली टेट्रामर यानी कि जो इसमें आप देख रहे हो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो बनी उसका विकास फिर हुआ धीरे धीरे। ओके, तो दूसरी ये बात पता चली। थर्ड जो इसके बारे में हमें पता चली कि जो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमको ग्लोबिन चेन्स मिले, ओके, ग्लोबिन चेन जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, जो ये अलग अलग जो ग्लोबिन चेन्स जो बनी, ये दरअसल जो ग्लोबिन जीन है उसमें म्यूटेशन आने की वजह से ये अलग तरह की चेन्स बनी। तो ये हमें पता चली इसका स्टडी करके हीमोग्लोबिन की। इसके बाद जो चौथी बात हमें पता चली कि हर एक जो ग्लोबिन चेन है उसका अपना एक अलग विकास का क्रम है। ओके, और उसका जो अलग विकास का क्रम है या उसका जो वो पाथ है या रास्ता है वो उस पर्टिकुलर ग्लोबिन चेन को बनाने के लिए जो उसका जो पर्टिकुलर जीन है उस ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन होने की वजह से उसका अपना एक अलग ही पाथ है इवोल्यूशन का, ये बात हमें पता चली।
इसके अलावा जो लास्ट जो हमें बात पता चली वो ये कि जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस में जो इन ग्लोबिन चेन्स में जो हम चेंजेस पाते हैं वो अलग अलग स्पीशीज या ग्रुप्स में जो मिले हैं वो दरअसल इवोल्यूशन या विकास की वजह से मिले हैं। इस सेगमेंट में आपको जो डिफरेंट ग्लोबिन चेन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी हुई हैं, कहाँ से इनकी एंसेस्ट्री शुरू हुई और उसमें क्या टाइम ड्यूरेशन लगा और कितनी इनकी जो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसमें कितने साइड्स पे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं या एक दूसरे से अलग हैं वो दिखाया गया है। तो जैसा कि लिखा हुआ है ऊपर एंसेस्ट्री ऑफ हीमोग्लोबिन चेन, तो ये स्टार्ट हुई 1.0 बिलियन ईयर्स एगो। उस टाइम पे जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल था वो यूनिमर हुआ करता था, ठीक है, यूनि यानी कि सिंगल चेन समझ लीजिए, और इसका स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन से, जैसा कि मैंने कहा, उससे काफ़ी मिलता जुलता इसका केमिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था। और मायोग्लोबिन जो है अभी जितने भी अभी हीमोग्लोबिन है उन मॉलिक्यूल से ये लगभग 100 जगहों पे ये डिफर करता है, यानी कि उससे डिफ्रेंशिएट करता है, अलग है मतलब, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फिश और साइक्लोस्टोम में इस तरह का जो एंसेस्ट्रल हीमोग्लोबिन है वो उनमें पाया जाता है। ओके, फिर इसको चेंज होने में, यानी कि जो ये फर्स्ट जो हीमोग्लोबिन जो यूनिमर था इसको अल्फा हीमोग्लोबिन चेन में इसको कन्वर्ट होने में 500 मिलियन ईयर्स लगे। ओके, उसके बाद यानी कि उस पर्टिकुलर ग्लोबिन जीन में जो म्यूटेशन हुआ वो म्यूटेशन फिक्स होने में इतना टाइम लगा। ओके, फिर ये अल्फा जो मायोग्लोबिन है जो अब जो सेल्स हैं उनके टिश्यूज की जो सेल्स हैं उसमें ये फिक्स हो चुका था, और उस टाइम पे ये अल्फा चेन जो है बीटा चेन से लगभग 77 साइट्स पे ये डिफर करती है। और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप इस तरह का हीमोग्लोबिन आप देख सकते हैं बोनी फिशेज में। उसके बाद इस अल्फा मायोग्लोबिन जो था हीमोग्लोबिन का, इसमें म्यूटेशन होके उसको फिक्स होने में लगभग 200 मिलियन ईयर्स लगे। और ये जो इवोल्यूशन है ये फिर आगे ये जो स्पीशीज डाइवर्स हुई, यानी कि जो नेक्स्ट जो स्पीशीज बनी वो मैमल्स बनी। ओके, तो मैमल्स में ये बीटा लोकस डुप्लीकेटेड, यानी कि बीटा लोकस जो है वो डुप्लीकेट हुआ, और इसने जो है फिर अगेन फिर गामा जीन को इसने बनाया, जिसकी वजह से आप गामा ग्लोबिन देखते हैं जैसे फीटल हीमोग्लोबिन में। ओके, तो ये जो है बीटा चेन गामा चेन से 39 साइड्स पे ये डिफर करती है, यानी कि उससे अलग है। और डेल्टा चेन की अगर हम बात करें तो उससे ये 10 साइड्स पे डिफ्रेंशिएट करती है। ओके, इसके बाद जो डेल्टा चेन बनी वो 40 मिलियन ईयर्स के बाद बनी, यानी कि उस पर्टिकुलर जो इसका जो जीन था उसमें म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेशन में जो चेंजेस आए उसको फिक्स होने में 40 मिलियन ईयर्स लगे, जिसकी वजह से एक दूसरी स्पीशीज बनी जिसमें कि ये डेल्टा चेन हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। ओके, तो ये जो है अकर्ड प्रायर टू द सेपरेशन ऑफ मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। तो ये वहाँ पे उनमें ये पाई जाती है जबकि हम मंकीज, एप्स और ह्यूमंस सेपरेट नहीं हुए थे। तो उसका जो बेस होगा वहाँ पे ये डेल्टा चेन हीमोग्लोबिन की मिलेगी। नेक्स्ट जो प्रोटीन थी जिसके थ्रू हमने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हमने स्पीशीज के बीच में हमने बनाया वो था साइटोक्रोम सी की स्टडी के बाद। ओके, तो ये जो साइटोक्रोम सी है ये दरअसल एक रेस्पिरेटरी एंजाइम है, उसकी तरह ये एक्ट करता है, और इसके थ्रू हम जो इवोल्यूशनरी जो पाथवे है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, साइटोक्रोम सी जो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम है इसमें अप्रॉक्स 100 अमीनो एसिड्स इसमें माने गए हैं कि इसमें पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें 104 अमीनो एसिड, अगर हम वर्टिब्रेट्स के केस में देखें तो उनमें 104 अमीनो एसिड्स हैं, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो वर्टिब्रेट्स के जो लोअर फॉर्म्स है उसमें साइटोक्रोम सी में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ओके, तो इसकी स्टडी से क्या क्या बातें रिवील हुई देखिए, तो पहला है जैसे amino acids at 20 specific positions are unchanged from mold to man, यानी कि मोल्ड से जब मैन में जब कन्वर्जन हुआ यानी कि मैन बना तो तब तक भी जो ये अमाइनो एसिड था साइटोक्रोम सी का उसकी जो पर्टिकुलर पोजीशन थी वो अनचेंज रही, यानी कि वो कभी चेंज नहीं हुई। ओके, तो इससे हमको इसका इवोल्यूशन का पाथ हमको पता चला कि पहले मोल्ड आए उसके बाद हम आए। ओके, और
दूसरी बात इसकी स्टडी से हमें ये पता चली कि साइटोक्रोम सी का जो एक रीजन है वो 11 अमाइनो एसिड्स का बना है, और ये जो इसकी 11 अमाइनो एसिड की जो पोजीशन है वो 70 एंड 80 वाला जो इसका रीजन है उसमें है। वहां पे ये 11 अमाइनो एसिड जो है वो आज तक भी कभी चेंज नहीं हुए। ओके, तो ये हमको इसकी स्टडी से पता चला। जो तीसरी बात हमको ये पता चली इसकी स्टडी से कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, जैसे हमारे को माना जाता है कि ह्यूमंस जो है वो चिंपैंजीज से काफ़ी मिलते जुलते हैं, उनका जो जीनोम है वो काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनमें जो ये साइटोक्रोम सी है उसमें कुछ ही अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होंगे जहाँ पे कि कुछ चेंजेस हैं, अदरवाइज हम लोग लगभग सिमिलर हैं। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल मैन एंड चिंपैंजीज, उसमें आप इसको देख सकते हैं। और लास्टली जो बात पता चली वो ये कि जितनी ज़्यादा अलग स्पीशीज होगी उनका साइटोक्रोम सी उतना ही ज़्यादा उसका कंपोजिशन अलग होगा। ओके, जैसे हम ह्यूमंस को ले लें और ड्रोसोफिला एक फ्लाई है जो फ्रूट फ्लाई जिसे कहते हैं, उसके केस में ले लें तो हम आपस में एक दूसरे से 24 अमाइनो एसिड से हम लोग डिफर करते हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा स्पीशीज एक दूसरे के करीब होगी यानी कि एक दूसरे से मिलता जुलता जीनोम होगा तो उसका साइटोक्रोम सी में बहुत ही कम जो है अमाइनो एसिड्स में डिफरेंशियल देखने को मिलेंगे, जबकि अगर बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज होगी तो उसमें ज़्यादा अमाइनो एसिड्स में इस साइटोक्रोम सी के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये बातें रिवील हुई साइटोक्रोम सी का स्टडी करके इवोल्यूशन के बारे में। इस सेगमेंट में दिखाया गया है कि किस तरह से मैमेलियन एंटी डायूरेटिक हार्मोन का इवोल्यूशन में महत्व है और इससे भी हम किस तरह से एक फाइलोजेनी इवोल्यूशन की तैयार कर सकते हैं। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको कि ADH भी कहा जाता है या इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये एक तरह का हार्मोन है जो वर्टिब्रेट्स के केस में या हम ह्यूमंस के केस में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है, लेकिन ये बनता हाइपोथैलेमस में है। ये एक तरह का ऑक्टापेप्टाइड है और बेसिकली ये किडनी ट्यूब्यूल्स में वहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन का ये काम करता है। तो आप समझ जाइए कि अगर ये ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो इसका मतलब यूरिन कम निकल रही है, और अगर ये कम सिक्रेशन हो रहा है तो यूरिन ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलेगी। ओके, तो ये पाया गया वर्टिब्रेट्स में इसकी 3 वेराइटीज़ हैं इस वैसोप्रेसिन की, जैसे आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, ये बेसिकली मैमल्स और ह्यूमंस में मिलता है। दूसरा इसका जो फॉर्म है वो है लाइसिन वैसोप्रेसिन जो पिग्स में मिलता है। इसके अलावा जो इसका तीसरा फॉर्म है वो है आर्जिनिन वैसोटोसिन, ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और बोनी फिशेज में ये मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि वैसोप्रेसिन की स्टडी से इवोल्यूशन में हमें क्या पता चलता है या क्या फ़ायदा हुआ। तो इससे या हम कह सकते हैं कि वैसोप्रेसिन के अध्ययन से हमें ये पता चला कि कशेरुकी की जो फाइलोजेनी थी वो बहुत पहले ये प्रकट हो चुकी थी, और बाद में जो वैसोप्रेसिन है इसने जो अभी जो ये अपना फंक्शन जो है इसका कि पानी को रिटेन करने का बॉडी में, तो ये जो इसका फंक्शन है ये बाद में इसमें अपेयर हुआ। ADH की स्टडी से दूसरी ये बात सामने आई कि जो इसके डिफरेंट वेरिएंट हैं यानी कि जो इसकी डिफरेंट वैरायटी जो बनी है वो दरअसल DNA मॉलिक्यूल में इसके सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से बनी है जो बेसिकली आर्जिनिन के लिए कोडेड था। ओके, इसी तरह मैमेलियन आर्जिनिन वैसोप्रेसिन आइसोल्यूसिन जो कि 3rd अमाइनो एसिड है उसको रिप्लेस करके, जिसे कि फेनिल एलिलिन ने इसकी जगह ले ली, तो तब मैमेलियन आर्जिनिन वैसोप्रेसिन बना है। तो ये इसकी स्टडी से रिवील हुआ है। इस सेगमेंट में आपको एक तरह से ये किस तरह से ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन यानी कि वैसोप्रेसिन के वेरिएंट कैसे बने ये आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो DNA है उसमें एक पर्टिकुलर सिंगल बेस को रिप्लेस करके उसके सब्स्टिट्यूशन की वजह से डिफरेंट इसके वेरिएंट्स बने हैं। तो सबसे नीचे से अगर हम शुरू करते हैं तो देखिए इसमें ल्यूसिन एंड आर्जिनिन इस तरह का होने की वजह से ये आर्जिनिन वैसोटोसिन बनाता है जो कि एम्फीबियन एंड बर्ड्स फिश इसमें इसकी वैरायटी इस तरह की मिलती है। तो उनका जो DNA है उसमें इसका जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा रहेगा, यानी कि ल्यूसिन होगा, ल्यूसिन के साथ में आर्जिनिन जब होगा तब ये आर्जिनिन वैसोटोसिन बनाएगा। ओके, अब देखिए
ऊपर थर्ड नंबर पे, नीचे से थर्ड नंबर पे अगर आप पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, यानी कि मैमल्स के केस में, तो इसमें देखिए सबसे नीचे आप देखिए ल्यूसिन का जो अमीनो एसिड है इसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि थर्ड अमीनो एसिड को रिप्लेस कर दिया है फेनिल एलिनिन ने। ओके, तो फेनिल एलिनिन प्लस आर्जिनिन जब होगा तो ये आर्जिनिन वैसोप्रेसिन बनाएगा, जो कि मैमल्स के केस में। अब सेकंड नंबर पे आ जाइए, नीचे से सेकंड नंबर पे, तो इसमें आप देखेंगे कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उसमें इस तरह का देखिए आर्जिनिन को रिप्लेस किया है उसमें ल्यूसिन ने, तो वहां पे ये ऑक्सीटोसिन बनाएगा। ओके, ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है जो कि ह्यूमंस के केस में लैक्टोजेनिक हार्मोन है। ओके, और बर्ड्स के केस में भी ये ऑक्सीटोसिन मिलता है, बर्ड्स यहाँ पे लिखा भी है मैमल्स। ओके, अब सबसे ऊपर अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो लाइसिन वैसोप्रेसिन है, यानी कि जो कि पिग्स में मिलता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि आर्जिनिन को रिप्लेस किया है, या आर्जिनिन का जो 8th अमीनो एसिड है इसको रिप्लेस कर दिया है लाइसिन ने। ठीक है, तो वहां पे लाइसिन होने की वजह से इसे हम कह रहे हैं लाइसिन वैसोप्रेसिन। तो ये लाइसिन वैसोप्रेसिन जो है ये बेसिकली पिग्स में मिलेगा। तो ये इसके डिफरेंट वैरायटी हैं जो एक पर्टिकुलर डीएनए के पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उसके बेस पे, एक सिंगल बेस पे चेंज आने की वजह से इसके डिफरेंट वेरिएंट्स बने हैं, यानी कि एडीएच के डिफरेंट वेरिएंट्स बने हैं। सो एडीएच या वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन की स्टडी से ये बात रिवील हुई कि जो भी नए प्रोडक्ट बने हैं वो दरअसल जो पहले से जो बने हुए प्रोडक्ट थे, या पहले से जो अमीनो एसिड्स जो बने हुए थे, उसकी जो चेन बनी हुई थी, उसी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से, कुछ सब्सटीट्यूशन की वजह से उसके जो फंक्शनिंग है उसमें चेंजेस आए और उसकी वजह से नए प्रोडक्ट बने। ओके, तो इससे इस बात का हमें प्रूफ मिलता है, क्योंकि देखिए जैसे ऑक्सीटोसिन बना, तो ऑक्सीटोसिन आप देख रहे हैं कि आर्जिनिन को रिप्लेस करके उसके किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड या डीएनए मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर सिंगल बेस को रिप्लेस करके वहाँ पे कोई दूसरे बेस के जुड़ने की वजह से उसका आर्जिनिन का फंक्शन ना होकर के वो ल्यूसिन बनाने लगा, और इस वजह से वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाने लगा। ओके, तो ये आप, इससे आपको ये प्रूव होता है कि पहले से ही जो ऑक्सीटोसिन था वो बना हुआ नहीं था, लेकिन आर्जिनिन वैसोटोसिन में आर्जिनिन को रिप्लेस करके तब ल्यूसिन बना है। ओके, यानी कि आर्जिनिन में ही कुछ चेंजेस आने की वजह से ये आगे ल्यूसिन प्रोडक्ट बनाने लगा, जिसकी वजह से फाइनली ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, जो कि बर्ड्स और मैमल्स में मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखें कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू जीन्स, यानी कि जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की थ्योरी है उसमें नए जीन्स किस तरह से बने, उनका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। सो फ्रेंड, जो जीन्स हैं या जीन्स और किसी भी स्पीशीज़ का जो जीनोम है वो दरअसल जो पहले से बने हुए जो जीन्स हैं उसमें किसी न किसी तरह के मॉडिफिकेशन की वजह से, यानी कि सेम जीनोम में किसी न किसी मॉडिफिकेशन की वजह से या जीन ट्रांसफ़र की वजह से डिफरेंट स्पीशीज़ में ये जो जीन्स हैं उसमें वेरिएशन आया। ओके, तो इसमें कई अलग अलग तरह की प्रोसेसेस हुई, जिसको हम जैसे कि ABCD के फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो इतनी तरह से जो जीन है उसमें मॉडिफिकेशंस आए, जैसे कि A में लिखा हुआ जीन डुप्लीकेशन एंड एक्सॉन सफलिंग। दूसरा है जीन काइमेरिज्म और रेट्रो ट्रांसपोजिशन की वजह से जीन्स में चेंजेस आए। ओके, जीनोम में चेंजेस आए। इसके अलावा मोटिव मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सॉन लॉस के जरिए जीन्स में, जीनोम में चेंजेस आए। और फाइनली लेटरल जीन ट्रांसफ़र, इसकी वजह से जीनोम में चेंजेस आए। तो इनको हम वन बाय वन हम इसको अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। जीनोम के साइज चेंज होने में जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो पहला है जीन डुप्लीकेशन एंड मल्टी जीन फैमिली। तो इसके अंदर बेसिकली जो जीन्स हैं वो डुप्लीकेट हुए किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, या फिर पूरा का पूरा जीनोम जो है वो पॉलीप्लॉइडी की प्रोसेस से वो डुप्लीकेट हुआ। ओके, पॉलीप्लॉइडी यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जगह 3n नंबर, 4n एक्सेट्रा, इस तरह से जोड़ने से भी क्या है, जीनोम का जो साइज़ है वो बढ़ा। इसके अलावा जो जीन डुप्लीकेशन है किसी पर्टिकुलर जीन लोकस में, उसके डुप्लीकेट होने से दो आइडेंटिकल जीन सीक्वेंसेस बनी जो सेम क्रोमोसोम में होने की वजह से उसे हम कहते हैं जीन फैमिलीज या मल्टी जीन फैमिली। ओके, कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर जीन है
वो डुप्लीकेट हुआ और सेम क्रोमोसोम में होने की वजह से उसे हम क्या कह रहे हैं, जीन फैमिलीज और मल्टी जीन फैमिली। ओके, तो इस तरह के जो डुप्लीकेटेड जीन्स हैं उन्हें हम होमोलोगस जीन्स कहते हैं। यानी कि एक जो होमोलोगस पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम में अगर वो पर्टिकुलर जीन है तो दूसरे जो उसका क्रोमोसोम का पेयर है उसमें भी उसकी एक कॉपी होगी। ओके, तो इस तरह के जो जीन्स हैं हम उसे कह रहे हैं होमोलोगस जीन। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी है उसके अकॉर्डिंग ये दो तरह के होते हैं, या तो ये ऑर्थोलोगस जीन्स होंगे या ये पैरालोगस जीन्स होंगे। तो ऑर्थोलोगस के केस में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और मोर होमोलोगस जीन लोसाई ऑफ द सेम जीन फैमिली, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो होमोलोगस जीन लोसाई हैं, यानी कि पर्टिकुलर जो लोकस पे जीन है और वो सेम जीन फैमिली को अगर बिलोंग करता है, अगर वो सेम जो स्पीशीज जो डिफरेंट स्पीशीज है उसके सेम उसके जीन पूल में वो पाया जाता है, तो इस तरह के उसको हम बोलते हैं ऑर्थोलोगस जीन। इस तरह के जो जीन्स होंगे। ओके, समझ में आया? कहने का मतलब है कि जो इनकी एंसेस्ट्री है उस पर्टिकुलर जीन्स की तो सेम रहेगी, लेकिन वो दो अलग अलग स्पीशीज में जा करके, यानी कि उनके जीन पूल में अगर वो पाई जाती है, तो इस तरह की जो जीन है उसको हम कहेंगे ऑर्थोलोगस जीन। और दूसरी ओर जो पैरालोगस जीन्स हैं, ये इसके बारे में जैसे लिखा हुआ है 2 और मोर होमोलोगस जीन्स और जीन लोसाई प्रेजेंट इन सेम जीनोम और इन मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। ओके, कहने का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा अगर इस तरह के होमोलोगस जीन या जीन लोसाई सेम स्पीशीज के किसी मेंबर के जीनोम में अगर वो पाया जाता है तो उसे हम कहेंगे पैरालोगस जीन। इसको समझने के लिए हम अगले सेगमेंट में इसका फिगर से इसको आसानी से समझ पाएंगे। इस सेगमेंट में आपको ऑर्थोलोगस जीन और पैरालोगस जीन में डिफ्रेंशिएशन करके उसको समझाया गया है, उस वो एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है वो दिखाया गया है। तो आप देखिए, जैसे जो फिगर 1A है वहाँ पे लिखा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्थोलोगस जीन बाय स्पेशिएशन। तो इस प्रोसेस में आप देखिए जो एंसेस्ट्रल जीन है वो ऊपर दिखाया गया है। ये जब एंसेस्ट्रल जीन स्पेशिएशन के थ्रू ये अलग अलग स्पीशीज के जीन पूल में जब सेम एंसेस्ट्रल जीन जब पाया जाता है, तो इस तरह की जो जीन फैमिलीज हैं उसको हम कहेंगे ऑर्थोलोगस जीन्स। ओके, जबकि जो पैरालोगस जीन्स हैं उसमें देखिए जो एंसेस्ट्रल जीन है वो उसमें जो जीन का जो डुप्लीकेशन हुआ है या उसका जो नंबर बढ़ा है वो आगे अलग अलग स्पीशीज में न जाके किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के किसी पर्टिकुलर मेंबर के जीनोम में वो सेम जीनोम में उसके है। ओके, यानी कि अलग अलग स्पीशीज में न जा करके जो इसमें जो उसकी डुप्लीकेटेड कॉपी बनी है वो सेम स्पीशीज के जीन पूल में है, उसके जीनोम में है। जबकि ऑर्थोलोगस के केस में आप देखेंगे जो डुप्लीकेट जो जीन है, जो जीन फैमिलीज हैं, वो सेम उसी के नेक्स्ट जनरेशन में न जा करके अलग अलग स्पीशीज के जीनोम में वो पाई जाएंगी। तो इस तरह का जो जीन है उसे हम कहेंगे ऑर्थोलोगस जीन्स। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के दौरान जो जीन के डुप्लीकेट होने की जो प्रोसेस हुई उसके कई कारण थे। उसमें सबसे पहला कारण था कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान, यानी कि प्रोफेज 1 मियोसिस की जो प्रोसेस होती है उसके जो प्रोफेज 1 की प्रोसेस है उस दौरान अनइक्वल, यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस में जीन का अनइक्वल बंटवारा होने की वजह से। ओके, एक तो ये रीज़न था, तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो जीन का अनइक्वल बंटवारा है उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जीन्स की संख्या तो बढ़ गई लेकिन किसी में वो घट भी गई। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए 2 क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, क्रोमोसोम 1 एंड 2। तो जब इसमें क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 के दौरान हुई तो उसमें देखिए एक को आपको रेड कलर से दिखाया गया है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम को, और दूसरे को ग्रीन से। तो जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो उसके बाद जो रिजल्टेंट जो क्रोमोसोम्स बने, आप देखिए जीन डुप्लीकेशन, एक जो क्रोमोसोम 1 है उसमें तो जीन डुप्लीकेशन हुआ, यानी कि A1 B1 B2 और C2 उसमें नए जीन उसमें आकर के जुड़े। लेकिन जो क्रोमोसोम 2 है उसमें आप देखिए उसमें डिलीशन हो गया, यानी कि उसमें जीन्स की संख्या कम हो गई है, A2, और एक नया जीन उसमें आकर के जुड़ा C1। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी जो है जीन डुप्लीकेट हुए जो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है उसमें।
क्रॉसिंग ओवर के अलावा जीन डुप्लीकेशन का दूसरा कारण है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए का आपस में स्ट्रैंड्स का आपस में स्लिपेज होने की वजह से भी जीन डुप्लीकेट हुए। इसके अलावा जो नॉन क्रोमैटिड्स थे जिनमें कि आपस में किसी भी तरह से क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस किसी तरह से पॉसिबल नहीं थी, तो उनमें भी ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट्स के जुड़ने की वजह से उनमें होमोलोगस साइट्स बनी, जिसकी वजह से उनमें क्रॉसिंग ओवर होना संभव हुआ। तो इस तरह से भी जीन डुप्लीकेट हुए मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के दौरान। आइए अब देखें कि जीन डुप्लीकेशन का इवोल्यूशन में क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका ये हुआ कि इससे किसी भी जीनोम में जीन के नंबर इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, जीन का नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से जीनोम का साइज़ भी बढ़ा। इसके अलावा दो अलग अलग यानी कि दो अलग अलग लोकस पे ये रिपीटेड जीन होने की वजह से यानी कि सेम जीन की कॉपी होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म थे वो हार्मफुल म्यूटेशन से वो बचे रहे। ओके, अब ये बचे कैसे रहे? क्योंकि अगर जो म्यूटेशन एक पर्टिकुलर रिपीटेड अगर कॉपी है, तो अगर दूसरी कॉपी में अगर वो हार्मफुल म्यूटेशन हुआ है तो उसकी एक कॉपी जो कि वाइल्ड टाइप कॉपी अगर उसकी नॉर्मल ओरिजिनल जीन की कॉपी वहाँ पे प्रेजेंट थी तो उसने उसका नॉर्मल प्रोटीन बनाया, जिसकी वजह से जो लेथल म्यूटेशन था वो उसमें दिखाई नहीं दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के अकॉर्डिंग अपने आप को बना पाया या उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को वो अडॉप्ट कर पाया। अब अगर मल्टी जीन फैमिलीज में डुप्लीकेटेड लोकस में की बात करें तो इनमें अगर किसी तरह से अगर इनमें म्यूटेशन होता है तो और उसके बाद जो ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट होगा इनके ओरिजिनल पॉलीपेप्टाइड से। यानी कि जिस जीन से ये डुप्लीकेट हुए, जो ओरिजिनल जीन जिस तरह का पॉलीपेप्टाइड बनाता है तो उससे डिफरेंट ही पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे क्योंकि इनमें म्यूटेशन हुआ है। इसी तरह जब कोई एक जीन दो या दो से ज़्यादा अलग अलग जो लोसाई हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल उस पर्टिकुलर जीन के साथ में समानता रखते हैं और एक क्रोमोसोम में अगर वो पाए जाते हैं तो इस तरह के जो जीन क्लस्टर है उसे हम कहेंगे जीन फैमिली। ओके, तो इस तरह की जो जीन फैमिली का बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था हीमोग्लोबिन में। ओके, और हमने पाया कि जो हीमोग्लोबिन की जो एंसेस्ट्री है, जो ये 5 तरह की जो उसकी वैरायटी बनी, जो अलग अलग ग्लोबिन चेन्स की जो वैरायटी बनी वो सेम हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन होने की वजह से, चेंजेस आने की वजह से, जो उसका एक पर्टिकुलर जीन था उसमें आने की वजह से ये अलग अलग वैरायटी यानी कि 5 तरह की उसकी वैरायटी बनी। ओके, तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मल्टी जीन फैमिली का। चलिए अब देखें कि किस तरह से नए जीन्स की उत्पत्ति हुई। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सॉन के डुप्लीकेशन और एक्सॉन की रीसफलिंग की वजह से नए जीन्स की उत्पत्ति हुई। तो इसमें ये पाया गया कि जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनके जो जीन्स हैं उसमें 2 तरह की सीक्वेंसेस पाई जाती हैं। एक सीक्वेंस तो उसमें फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड की होती है जिसे कि हम एक्सॉन कहते हैं, और दूसरी जो उसकी सीक्वेंस जो कि इंटरप्ट करती है इन फंक्शनल सीक्वेंसेस को, उसे हम कहते हैं नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस, यानी कि जो अपने आप को आगे जाके एक्सप्रेस नहीं करती, उसे हम कहते हैं इंट्रॉन। तो ये माना गया कि नए जीन 2 या 2 से अधिक पहले से मौजूद जीनों से अलग अलग एक्सॉन के दोहराव या उसके फेरबदल और उसके बाद उनके जुड़ाव की वजह से उत्पन्न हो सकते हैं यानी कि बन सकते हैं। एक्सॉन्स की अगर हम बात करें तो एक्सॉन्स में जो कोड्स होते हैं वो पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए या एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए उसमें कोडिंग होती है जो आगे जाके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रीजन बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन का। इसके अलावा एक्सॉन डुप्लीकेशन की वजह से जो फाइनली जो प्रोटीन जो बना वो ऑलरेडी अपनी सेकंड कॉपी पर्टिकुलर डोमेन की वो लिए हुए था, जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट था वो पर्टिकुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आया, उसके फंक्शनिंग में चेंज आया। इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ी और इसकी वजह से जो उसकी जो बाइंडिंग एबिलिटी थी वो भी बढ़ी।
सो फ्रेंड, जो नए जीन्स की उत्पत्ति है वो एक्सॉन सफलिंग की वजह से भी हुई, यानी कि दो अलग अलग जीन्स का आपस में मिक्सिंग होने की वजह से, और मिक्सिंग के दौरान फिर ऑब्वियस है कि उसके एक्सॉन्स भी आपस में मिक्सअप होंगे। तो इस तरह के जो एरर्स हैं जिसकी वजह से नए नए जो जीन्स बने वो दरअसल मियोटिक रिकॉम्बिनेशन के दौरान बने, और इसकी वजह से जो नए जीन्स जो रिजल्टिंग नए जीन्स थे, ये पाया गया कि उनका जो फंक्शन था वो नोवेल फंक्शन के भी रहे वो। जैसा कि अभी इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो टीपीए यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है जो ब्लड की क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। तो इसमें ये पाया गया कि इसमें 4 अलग अलग डोमेन हैं और इसके 3 टाइप्स हैं। ओके, 3 प्रकार, उसमें 4 अलग अलग डोमेन, और हर एक डोमेन जो है एक अलग एक्सॉन के लिए वो कोडेड है। ओके, और जो ये अलग जो एक्सॉन है या ये जो एक्सॉन्स डेराइव्ड हुए हैं, ये 3 दूसरे प्रोटीन से ये बने हुए हैं। ओके, कहने का मतलब है कि हर एक, आपको पता है कि हर एक एक्सॉन जो है वो आगे जा कर के एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड के लिए उसमें कोडिंग होती है। ओके, यानी कि वो आगे जाके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाता है, उसके लिए उसमें कोडिंग होती है। तो एक्सॉन सफलिंग के जरिए नए जीन्स बने, या एक पर्टिकुलर जीन के अंदर ही जब चेंजेस आ गए तो उसकी वजह से भी नए जीन्स का निर्माण हुआ। और कई बार तो जो एंसेस्ट्रल जीन है उसी में ये एक्सॉन्स या तो उसके स्टार्टिंग के पोर्शन में या उसके एंड के पोर्शन में जाके जुड़ गए, जिसकी वजह से भी नए जीन्स का निर्माण हुआ। इस फिगर में आपको एक्सॉन्स की रीसफलिंग यहाँ पे दिखाई गई है, उसके बाद उसकी असेंबलिंग, और उसके बाद जो न्यू जीन बना वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो टीपीए जीन है वो 3 अलग अलग सोर्सेस से, 3 अलग अलग जीन्स के अलग अलग एक्सॉन्स से आए हुए हैं, और ये सारे एक्सॉन, ये तीनों ही सोर्सेस से आए हुए एक्सॉन एक जगह जब असेंबल हो गए और साथ ही रीसफल होने के बाद इन्होंने टीपीए जीन का निर्माण किया। तो आप देखिए कि जो EGF है वो एक अलग जीन से आया हुआ है, इसी तरह से F जो एक्सॉन है वो एक अलग जीन से आया हुआ है, इसी तरह से K जो एक्सॉन है ये अलग जीन से आया हुआ है। ओके, तो ये K का आप यहाँ पे देखिए डुप्लीकेशन भी दिखाया गया है, तो ये रीसफल होकर के इन्होंने टीपीए जीन बनाया है, यानी कि एक्सॉन की रीसफलिंग होने की वजह से ये अलग अलग सोर्सेज से आए हुए एक्सॉन्स की रीसफलिंग हो सकती है, या सेम जीन में एक्सॉन्स की रीसफलिंग हो सकती है। उसका डुप्लीकेशन होके वो या तो उस पर्टिकुलर एंसेस्ट्रल जीन के स्टार्टिंग में या एंड में जाके अगर जुड़ जाता है तो उसकी वजह से भी एक नया जीन बना। तो ये इस फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरह से नए जीन्स की उत्पत्ति हुई होगी इवोल्यूशन के दौरान। नए जीन्स के बनने का जो तीसरा कारण है वो है रेट्रो ट्रांसपोजिशन के जरिए या फिर जीन काइमेरिज्म के जरिए नए जीन्स बने। तो जो काइमेरिक जीन्स हैं ये दरअसल अलग अलग एक्सॉन्स के, जो कि अलग अलग सोर्सेस से आए हुए एंसेस्ट्रल जीन्स से आए हुए अलग अलग एक्सॉन्स के आपस में फ्यूज होने की वजह से ये काइमेरिक जीन्स बने। और ये काइमेरिक जीन्स क्यों बने? क्योंकि दरअसल जो डीएनए के जो सेगमेंट्स थे, कुछ सेगमेंट्स ऐसे भी हैं जो जिन्हें कि हम वैंडरिंग डीएनए सेगमेंट्स कहते हैं, और या इन्हें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, या इन्हें ट्रांसपोजन्स भी कहा जाता है। तो ये एक जगह से कट के जब उसी जीनोम में दूसरी जगह जा कर के ये जुड़ गए, या इन्हें रिट्रो ट्रांसपोजन्स भी कह सकते हैं हम, तो जुड़ गए, इसकी वजह से जो एक्सॉन्स है उसकी रीसफलिंग हुई एक तरह से समझिए, या नए एक्सॉन्स आकर के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आकर के नए एक्सॉन उस पर्टिकुलर जीन में आकर के जुड़े, तो जिसकी वजह से काइमेरिक जीन बने। तो इसमें हम सबसे पहले बहुत ही अच्छे से हम समझ ले पहले ट्रांसपोजन्स को। तो ट्रांसपोजन्स वो डीएनए सेगमेंट हैं जो किसी जीनोम में एक जगह से कट होकर के दूसरी जगह पेस्ट होने का मैकेनिज्म जो रखते हैं। ओके, और ये जो मूव करेंगे ये डीएनए सेगमेंट, ये दरअसल आरएनए इनमें इंटरमीडिएट का वर्क करेगा। ओके, यानी कि आरएनए की, एमआरएनए की हेल्प से ये रिवर्स ट्रांसक्राइब होते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की हेल्प से ये cDNA यानी कि कॉपी ऑफ डीएनए में ये कन्वर्ट होते हैं, और दोबारा से किसी दूसरे जीन में जाकर के ये इंसर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के जो डीएनए सेगमेंट है उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोजन्स।
इस सेगमेंट में रिट्रो ट्रांसपोजन्स का जो मूवमेंट है वो समझाया गया है। तो आप देखिए ऊपर नंबर 1 पे रिट्रो ट्रांसपोजन यानी कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट यहाँ पे है, इसको रीड किया mRNA ने, और mRNA ने इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से इसको वापस उस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया, जो किसी नए जीन में जाकर के या आगे जाकर के ये कॉपी वापस वहाँ पे जुड़ जाती है। ओके, तो इस तरह की प्रोसेस को, जिसे कि हम काइमेरिक जीन कहते हैं, वो नए जीन रिसफल हुए या नए एक्सॉन्स के साथ में नए जीन्स बने। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से ट्रांसपोजन्स और रिट्रो ट्रांसपोजन्स ने जीनोम इवोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसका पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इन्होंने रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है डीएनए में उसको प्रमोट किया, जिसकी वजह से जीनोम का साइज भी बढ़ा और उसमें जीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी वैरायटी आई। इसके अलावा इन्होंने स्ट्रक्चरल जीन्स या जो कंट्रोल एलिमेंट्स थे उसको डिस्टर्ब किया, और साथ ही रीलोकेशन की वजह से, यानी कि एक जगह से कट के दूसरी जगह जा कर के जुड़ने की वजह से इससे नए नए जीन्स बने। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ ह्यूमन जीन्स आर इंट्रॉन लेस, यानी कि उसमें इंट्रॉन नहीं है, और ये दरअसल रिट्रो ट्रांसपोजिशन की वजह से ये ओरिजिनेट हुए हैं एंसेस्ट्रल जीन्स के। ओके फ्रेंड्स, नए जीन्स की उत्पत्ति का एक और कारण है, वो है मोटिव मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सॉन लॉस। तो जो मोटिव जिसे हम कह रहे हैं मोटिव मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से भी नए जीन्स का निर्माण हुआ, और जो ये नए जीन्स बने इनका जो फंक्शन था वो एंटायरली डिफरेंट था। ओके तो ये मोटिव मल्टीप्लिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल या ये बेस्ट स्टडी जो इसकी की गई है वो अंटार्कटिक फिशेस में की गई है, जिसमें ये देखा गया कि उसमें जो एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे कि जीपीस भी बोलते हैं, ये जीन दरअसल एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाता, और ये प्रोटीन ट्रिप्सिनोजन जीन से डिराइव होता है, यानी कि ट्रिप्सिनोजन जीन इस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रिप्सिनोजन जीन का जो फंक्शनिंग है, यानी कि जो इसका एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन जो इसका फंक्शन है, उसे हम नेक्स्ट सेगमेंट में फिगर के थ्रू हम आसानी से इसको समझेंगे। यहाँ पे एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि AFGP जीन्स का किस तरह से एंसेस्ट्रल जो ट्रिप्नोसिन जीन था उससे उसका इवोल्यूशन हुआ है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कोडॉन्स के सेगमेंट का उसमें जो उसके अमीनो एसिड हैं थ्रियोनिन, एलेनिन का रिपीटिशन होने की वजह से AFGP जीन बना, और AFGP जीन का जो काइमेरिक फॉर्म है उसका प्रोटीएस जीन का, वो आप इसके जो C वाला स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। हम शुरू करेंगे पहले बी से। तो ट्रिप्सिनोजन जो जीन है उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो उसका थ्रियोनिन, एलेनिन के लिए जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो वहाँ पे दिखाया गया है। इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का रिपीटिशन होने की वजह से ये नोवेल काइमेरिक जीन AFGP प्रोटीएस जीन बना, जिसकी वजह से ये एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन का काम करने लगा अंटार्कटिक फिशेज में, क्योंकि वहाँ पे ठंडा बहुत होता है, और अगर ये जीन इन फिशेज में अगर डेवलप नहीं होता तो उनका जो ब्लड है वो भी वहाँ पे फ्रीज हो जाता, और ये फिशेज उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाती और वो समय से पहले ही वो मर जाती है ना। तो इस वजह से जो उनका जीन है उसमें ये चेंजेस आया, और ये मोटिव मल्टीप्लिकेशन की वजह से इन फिशेस को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा, जिसकी वजह से इनमें जो AFGP जीन है वो बना। नए जीन्स की उत्पत्ति हॉरिजॉन्टल या लेटरल जीन ट्रांसफ़र के थ्रू भी हुआ। अब पहले हम ये समझ लें कि हॉरिजॉन्टल या लेटरल जीन ट्रांसफ़र हम किसे कहेंगे। तो जीन्स या हेरिडिटरी यानी कि वंशानुगत सामग्री का जब ट्रांसफ़र या स्थानांतरण दो डिफरेंट
जीवों के बीच में होता है। तो इस तरह के ट्रांसफ़र को, जीन ट्रांसफ़र या हेरिडिटरी मटेरियल के ट्रांसफ़र को हम हॉरिजॉन्टल या लेटरल जीन ट्रांसफ़र कहेंगे। और इस तरह का जो ट्रांसफ़र है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के जीनोम में इसकी वजह से नए जीन जुड़े जो कि उनके शुरुआती समय में हुआ करते थे या हुआ करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि एक यूकैरियोट है, इसके लिए ये माना जाता है कि जो इसमें फर्मेंटेशन एंजाइम का जो जीन है, ओके, वो आर्किया से इसको मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये एज ए पैरासाइट ये एनारोबिक कंडीशन में रहने के काबिल, यानी कि क्योंकि ये पैरासाइट है, बॉडी के अंदर मिलता है ह्यूमंस के, तो वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के भी इस पर्टिकुलर एंजाइम के जीन की वजह से ये वहाँ पे सरवाइव कर पाता है। चलिए देखें कि रेगुलेटरी जीन्स किस तरह से मॉलिकुलर इवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड, मॉलिकुलर जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो जीन्स हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं। पहला है ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, दूसरा रेगुलेटरी जीन्स होंगे। ओके, तो जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये बेसिकली जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और इनमें किसी भी तरह का चेंज होना, ये इसका मतलब है कि उसके अमाइनो एसिड जो बनने वाला जो प्रोटीन है उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस में चेंज होना, जिसकी वजह से वो प्रोटीन भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ओके, तो इनका जो बेसिक जो एक्शन है वो है क्वालिटेटिव एक्शन। ओके, तो ये कहने का मतलब ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएंगे। दूसरी ओर जो रेगुलेटरी जीन्स हैं ये दरअसल जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उसके फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, और हर एक जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका एक या उससे ज़्यादा भी रेगुलेटरी जीन्स उसके लिए काम कर सकते हैं, और इनका क्वालिटेटिव कंट्रोल होगा किसी भी पर्टिकुलर सेलुलर प्रोटीन के प्रोडक्शन में। ओके, और साथ ही अगर किसी भी तरह से इन रेगुलेटरी जीन्स में अगर चेंज आता है तो ये रेगुलेटरी जीन्स में चेंज आने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो पर्टिकुलर प्रोटीन को जो सिंथेसाइज उसे करना है उसमें भी चेंज आएगा, यानी कि इनमें चेंज का आना ये स्ट्रक्चरल जीन्स को भी अफेक्ट करेगा। तो किसी भी तरह से जीन्स के अरेंजमेंट में चेंजेस का आना, चाहे वो डेफिशिएंसी से हो जिसे कि हम डिलीशन कहते हैं, या डुप्लीकेशन की वजह से हो, या इन्वर्शन की वजह से हो, या ट्रांसलोकेशन की वजह से हो, या ट्रांसपोजिशन की वजह से हो, तो इन सभी की वजह से जो रेगुलेटरी कंट्रोल है स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर, रेगुलेटरी जीन्स का, तो वो भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि विकास के दौरान जो रेगुलेटरी इवेंट हुए इनको मॉडिफाई किया जा सकता है म्यूटेशनल चेंजेस से। ओके, तो म्यूटेशनल अगर चेंजेस होते हैं तो ये रेगुलेटरी जीन्स को भी ये चेंज कर सकते हैं। इसकी वजह से जो उसका जो कंट्रोल है स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर, तो वो भी चेंज हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग भी पूरी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म की चेंज हो सकती है, उसका फंक्शन चेंज हो सकता है, उसका डिफ्रेंशिएशन एक अलग तरह की स्पीशीज में हो सकता है, और एक अलग तरह का स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनने की वजह से ये सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसका रेगुलेटरी जीन्स का महत्व रहा इवोल्यूशन में। चलिए अब देखें कि न्यूक्लिक एसिड फाइलोजेनेसिस के थ्रू हमने मॉलिकुलर इवोल्यूशन को कैसे स्टडी किया। तो इसके लिए हमने कुछ अलग अलग टेक्निक्स को लिया, जैसे रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे कि RFLP भी कहा जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कंपोजिशन एंड होमोलॉगीज को स्टडी किया गया, और साथ ही कंबाइंड न्यूक्लिक एसिड अमीनो एसिड फाइलोजेनेसिस भी स्टडी करके न्यूक्लिक एसिड फाइलोजेनेसिस तैयार की गई। आइए देखें कि रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि RFLP के जरिए किस तरह से DNA के एनालिसिस को करके हमने मॉलिकुलर इवोल्यूशन की थ्योरी को समझा। तो फ्रेंड, इस टेक्निक में जो कंपैरेटिव DNA एनालिसिस है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को उस पर्टिकुलर DNA में आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, और जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं इनका सीक्वेंस नोन होता है, जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर DNA सेगमेंट के जो सीक्वेंस हैं
की जानकारी हम ले सकते हैं। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं इसको समझ लीजिए पहले। जैसे कि मैंने जो नीचे इसमें फिगर बनाया है उसमें देखिए, इसमें बेस पेयर्स का एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट के बेस पेयर्स का यहाँ पे एक खाली एक रफ में मैंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखिए ग्वानिन है पहले वाला जो इसमें चेन है ऊपर वाली, उसमें ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन ये जुड़ा हुआ है, और नीचे वाली उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है। तो आप देखिए जो ब्लू लाइन ऊपर से एरो मैंने जी से सी की ओर किया हुआ है, तो आप देखिए जो इसका सीक्वेंस है, नीचे वाले जो लाइन है जहाँ पे जो नीचे वाले बेस पेयर्स हैं उसका सीक्वेंस आप जो रेड लाइन है उसी तरह से उसके टेल से देखिए आगे की ओर, वो बिल्कुल ऊपर वाली जो उसकी सीक्वेंस है उससे मिलता हुआ है। ओके, जैसे ऊपर GAATTC है तो नीचे भी आप देखिए GAATTC है। तो इस तरह की सीक्वेंसेस जो आगे और पीछे यानी कि दोनों ही साइड से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो इस तरह की जो सीक्वेंसेस होती हैं उन्हें हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। तो इन्हीं को जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सीक्वेंस हमें पहले से ही पता होता है, तो उसे हम नोट करके उस पर्टिकुलर जीनोम का जो साइज है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें कितना कहाँ पे कौन से बेस पेयर्स जुड़े हुए हैं ये हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी दूरी कितनी है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली किसी भी पर्टिकुलर जीनोम को स्टडी करने में। सो फ्रेंड्स, RFLP टेक्निक की वजह से हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को हम पता कर सकते हैं, और साथ ही जो रेस्ट्रिक्शन साइट मैप है उसको भी हम बना सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से। ओके, तो इस स्टडी से यानी कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की जो स्टडी हुई उससे हम जो फाइलोजेनेटिक मैप है वो हम तैयार कर पाए। इसी फाइलोजेनेटिक मैप में हमने ह्यूमंस, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ओरेंगुटान और ओल्ड वर्ल्ड मंकी के फाइलोजेनेटिक मैप को हमने तैयार कर लिया है इसी प्रोसेस की हेल्प से। नेक्स्ट जो मॉलिकुलर इवोल्यूशन की जो थ्योरी आई वो जेनेटिक्स को स्टडी करके आई, जहाँ पे कि हमने जेनेटिक्स को स्टडी करके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक स्पीशीज़ का दूसरे स्पीशीज़ के साथ में हमने उसको स्टडी किया। ओके, तो ये एक अलग वे है जेनेटिक्स जिसकी वजह से हमने मॉलिकुलर इवोल्यूशन को स्टडी किया, और इसमें हमने ये पाया कि जो जीनोम है उसमें किसी तरह से किसी भी वजह से उसमें चेंज की वजह से अगर उस जीनोम का साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने का मतलब है कि उसमें जीन्स के अरेंजमेंट में भी चेंजेस आएंगे। ओके, तो ये जो जीनोम का साइज है ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा मॉलिकुलर इवोल्यूशन के लिए। ओके, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जीनोम इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा। तो किसी भी तरह से जीनोम के साइज का इंक्रीज होने की वजह से ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था इवोल्यूशन का। ओके, यानी कि जो एक स्पीशीज़ है वो दूसरी स्पीशीज़ से वो भिन्न बनी क्योंकि जीनोम में परिवर्तन हुआ इस वजह से। और जीनोम में जो ये चेंजेस आए उसके कई कारण थे, जैसे पॉलीप्लॉइडी की वजह से, या जीनोम में डुप्लीकेशन होने की वजह से, या एन्यूप्लॉइडी की वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं क्रोमोसोम नंबर बढ़े, और कहीं पे किसी वजह से क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस आए, यानी कि 2n नंबर थे, कहीं पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुए, कहीं पे 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुए, यानी कि उसमें प्लॉइडी देखने को मिली। ओके, तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से जीनोम में चेंजेस आए। दूसरा जो रीज़न था वो क्रोमोसोम नंबर में किसी भी तरह से चेंज का आना। ओके, तो ये क्रोमोसोम नंबर में चेंज या तो लॉस, किसी क्रोमोसोम सेगमेंट के लॉस की वजह से, या दूसरे क्रोमोसोम के फ्यूज़ होने की वजह से, और ये जो वजहें थी इसके लिए इन्वर्शन और ट्रांसलोकेशन रिस्पॉन्सिबल रही। तो इसकी वजह से पर्टिकुलर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए जिसकी वजह से जो नई स्पीशीज़ हैं वो बनी। इसके अलावा जीन डुप्लीकेशन का रिजल्ट ये रहा कि जो जीन्स था उसमें चेंज आ गया। ओके, उसके नंबर में चेंज आ गया, और उसके नंबर में चेंज आने की वजह से जो उससे बनने वाला जो प्रोटीन था वो भी पूरी तरह से मॉर्फोलॉजिकली वो भी चेंज था। ओके, और नेक्स्ट जो जेनेटिक्स को स्टडी करके हमें ये पता चला कि किसी भी तरह से जीन्स के लोकेशन में चेंज का होना
और लिंकेज ग्रुप्स में चेंज का होना ये दरअसल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की वजह से संभव हुआ, ये हमने इसमें जाना। और साथ ही जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस थी, यानी कि एक जीन्स को दूसरे जीन्स के साथ में मिला के एक नई तरह की जीनोम को तैयार करना, नई तरह की स्पीशीज़ को तैयार करना, उस हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से हमें काफ़ी हेल्प मिला कि हम एक स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ से रिलेट कर पाए और एक जेनेटिक फाइलोजेनी हम मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में हम तैयार कर पाए। और साथ ही ये जान पाए कि एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ से कितना ज़्यादा उसकी क्लोजनेस है एक दूसरे से, यानी कि फाइलोजेनेटिक ट्री में किसकी पोजीशन कहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के या ग्रुप्स के होल जीनोम को पीसीआर वगैरह की हेल्प से स्टडी करके हम जीनोम का एक फाइलोजेनेटिक ट्री तैयार करने में हम सक्षम हुए, और जिसकी वजह से हम ये जान पाए कि कौन सी स्पीशीज़ किसके बहुत ज़्यादा करीब है, यानी कि उसका जीनोमिक जो मेकअप है वो किस स्पीशीज़ से ज़्यादा मिलता है, और इस तरह से उनका आपस में रिलेशनशिप हम तय कर पाए। तो यहाँ पे आपको एक फाइलोजेनेटिक ट्री यहाँ पे दिखाई गई है, ह्यूमंस की, एप्स की और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ की। इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो नीचे की ओर इसमें टाइम दिखाया गया है, यानी कि ईयर्स इन मिलियंस दिखाया है, और इसी तरह से जो 1 2 या जो नंबरिंग मैंने इसमें दी हुई है, इससे आप उस जीनोम का बेस आप देख सकते हैं जहाँ से कि अलग अलग स्पीशीज़ या अलग अलग ग्रुप बने, यानी कि स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी आई। ओके, तो अगर आप ह्यूमंस और चिंपैंजीज़ के केस में अगर आप देखेंगे और नीचे उस ग्राफ में, इस ग्राफ में आप अगर आप उसका ईयर देखते हैं तो ह्यूमंस को चिंपैंजीज से अलग हुए सिर्फ 6 मिलियन ईयर्स ही हुए हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर आप नंबर 1 पे अगर आप देखते हैं तो हम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से हमें डाइवर्स हुए लगभग 30 प्लस मिलियंस ईयर हुए हैं। ओके, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जो बेस है वहाँ पे जो हमारा जो जीनोम था वो पहले एक ही हुआ करता था, और उसी में किसी वजह से चेंजेस आने की वजह से, अब चेंजेस किस वजह से आएंगे, म्यूटेशन की वजह से आएंगे, या किसी वजह से कोई पर्टिकुलर जीन किसी और जगह पे जाके जुड़ गया। ओके, डिलीशन, डेफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, या ट्रांसलोकेशन या डुप्लीकेशन या इन्वर्शन, इन सभी की वजह से उस पर्टिकुलर जीनोम में चेंजेस आने की वजह से अलग अलग स्पीशीज़ बनी। ओके, तो ये यहाँ पे आप इस चार्ट को स्टडी करके आसानी से समझ सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप नंबर 2 पे देखिए, तो पहले हमारा जीनोम जो है बिल्कुल एक हुआ करता था, न्यू वर्ल्ड मंकीज़ के साथ में हमारा जीनोम काफ़ी मिलता है, इस चार्ट से हम ये समझ सकते हैं। और उसके बाद उस पर्टिकुलर जीनोम में, वो एंसेस्टर जीनोम में चेंजेस आए, जिसकी वजह से एक ब्रांच ने तो एप्स और मैन को बनाया, और दूसरी जो ब्रांच थी उसने न्यू वर्ल्ड मंकीज़ को बनाया। ओके, तो इसी तरह से आप एप्स एंड मंकीज़ का उसका आगे को जब उसमें फिर जो है डाइवर्सिटी आई, तो आप देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग स्पीशीज़ बनी, हर बार कुछ ना कुछ म्यूटेशन की वजह से अलग अलग स्पीशीज़ बनी। ओके, अब ये जो स्पीशीज़ जो नई बनी है, ऐसा नहीं कि अभी उसमें चेंज आया है किसी जीनोम में तो अगले ही पल उसमें नया स्पीशीज़ बन जाएगी। आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर म्यूटेशन को फिक्स होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। ओके, तो इस चार्ट से हमें ये प्रूव होता है कि हम किस तरह से एक दूसरे से हम मिलते हैं, और हमारा जीनोम एक दूसरे से कितना मिलता है, जिसकी वजह से हम जीनोम का फाइलोजेनेटिक ट्री तैयार करने में हम सफल हुए। ओके, और इससे हम अपना एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ में कितनी क्लोजनेस है वो रिश्ता भी हम तय कर पाए। चलिए अब देखें कि कन्वर्जेंट मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन क्या है। सो फ्रेंड, कन्वर्जेंट मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन ये दर्शाता है कि आपस में किसी भी तरह की समानता न रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप्स हैं, उनके जो प्रोटीन है उसमें अगर उसके अमाइनो एसिड में बिल्कुल एक समान उसमें चेंजेस आए हैं, या उसमें एक समान उसका विकास हुआ है, तो ये शो करता है कि उनका फंक्शन भी सेम होगा। ओके, तो कन्वर्जेंट मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन हमेशा इस वजह से हुआ क्योंकि उन्हें सेम फंक्शन करना था और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना था, उसके लिए उसमें फंक्शनिंग सेम थी। तो ये शो करता है।
अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसा दिया हुआ है, जैसे काऊ है या मंकीज हैं। देखिए आप, इन दोनों का ग्रुप बिल्कुल अलग अलग है और ये किसी भी तरह से एक दूसरे से ये मिलते नहीं है। ओके, लेकिन इन दोनों में लाइसोजाइम एंजाइम इनमें पाया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही जो है एक तरह से हर्बीवोरस है। मंकीज हालांकि ओमनीवोरस होते हैं, लेकिन वो फिर भी वो वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते हैं। तो उसके फर्मेंटेशन के लिए इनके फोरगट में इस एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ताकि उस पर्टिकुलर वेजिटेबल को ये डाइजेस्ट कर पाए। ओके, तो आप देखिए कि ये दोनों ही अलग अलग हैं, बिल्कुल दोनों ही एनिमल्स अलग अलग हैं और कहीं से कहीं तक एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, लेकिन इनका जो फंक्शनिंग है, यानी कि दोनों ही हर्बीवोरस हैं और पर्टिकुलर थिंग को उन्हें डाइजेस्ट करना है, तो फंक्शनिंग सेम है। ओके, तो इस वजह से उस पर्टिकुलर प्रोटीन के अमाइनो एसिड में जो चेंजेस आए, दोनों में एक समान ही चेंजेस देखने को मिले। ओके, आइए अब देखिए मॉलिक्यूलर क्लॉक और इवोल्यूशनरी क्लॉक क्या है। सो फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार डीएनए या जीन के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, उनमें आए परिवर्तन की दर जीवों के विकास के डाइवर्जेंस को दर्शाती है। इस थ्योरी के अनुसार इसका ये कहने का मतलब है कि जो एंसेस्ट्रल जीन है या जीनोम है, उसमें जब परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो नई स्पीशीज बनी, तो उस स्पीशीज के बनने का और वो एंसेस्ट्रल जीन के बीच में चेंज आने के पहले अगर हम उसकी दूरी को निकाल लें, तो उससे हम उनके विकास की दर को पता कर सकते हैं कि कब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से अलग हुई। तो इसके अनुसार जितना ज़्यादा देर किसी एक पर्टिकुलर म्यूटेशन को होने में और उसके फिक्स होने में लगेगा, वही उतना ही दूरी, यानी कि उतनी ही ज़्यादा एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज से डिफरेंस होगा। तो वो जो बीच का जो डिफरेंस है, अगर उसको हम निकाल लेते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक, यानी कि हम जो टाइम है उसको हम म्यूटेशन की जो दर है उसके अकॉर्डिंग, उसकी रेट के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर कर रहे हैं। ओके, यानी कि एक सपोज एक म्यूटेशन हुआ A1, उसके बाद A2 म्यूटेशन होने के बीच का जो उसका टाइम ड्यूरेशन है, अगर हम उसको निकालते हैं, उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक। सो फ्रेंड, इस थ्योरी के अनुसार कई सारे कॉन्सेप्ट निकल के आए, जैसे डीएनए के सीक्वेंस में अगर कोई भी या किसी भी तरह का चेंज आता है, तो उसकी वजह से जो उससे बनने वाला जो प्रोटीन है, उसके अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे और वो प्रोटीन भी चेंज मिलेगी। ओके, तो ये इससे पता चलता है। इसके अलावा जब अलग अलग जो अमीनो एसिड हैं, उनकी कंपोजिशन को किसी पर्टिकुलर प्रोटीन में हम उसको कंपेयर करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इससे साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो उसमें पास्ट में मॉलिक्यूलर चेंजेस हुए, वो कहाँ पे हुए उस पर्टिकुलर प्रोटीन में और कैसे हुए। तीसरी बात ये थी कि जो अमीनो एसिड्स में जो चेंजेस आए, यानी कि जो अमीनो एसिड डाइवर्स्ड हुए, तो वो जो चेंजेस जो मिले, उसकी वजह से स्पीशीज भी डाइवर्स हुई, यानी कि जो नई स्पीशीज हैं वो बनी। ओके, यानी कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज होना, इसकी वजह से नई स्पीशीज का बनना। तो अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन को अगर हम किसी की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की वंशावली में हम अगर स्टडी करते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि उसका जो बेस था, यानी कि जो उसका एंसेस्ट्रल अमाइनो एसिड था, वो क्या था और किस वक्त ये दो स्पीशीज एक दूसरे से अलग हुई और म्यूटेशन कब हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर क्लॉक है या इवोल्यूशनरी क्लॉक है, इसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पे हम किसी भी पर्टिकुलर म्यूटेशन के बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसके म्यूटेशन की रेट के बारे में जानकारी लेते हैं कि वो म्यूटेशन कब हुआ और कब वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में फिक्स हुआ, जिसकी वजह से वो स्पीशीज बनी। यहाँ पे आपको 17 वर्टिब्रेट ग्रुप्स का जो है फाइलोजेनेटिक ट्री दिखाया गया है, जहाँ पे कि आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं और कहीं पे आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, उसमें नंबरिंग देख रहे हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे, वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के अमीनो एसिड के कंपोजिशन में जो चेंजेस आए, उससे वो पता कर पाए कि पास्ट में वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहा होगा और उसमें कहाँ पे उसमें चेंजेस आए। तो इस तरह से आप देखिए, ह्यूमंस के केस में, ह्यूमंस और चिंपैंजीज के जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस था, वो पास्ट में एक तरह का था और उनमें चेंजेस आने की वजह से एक ग्रुप ह्यूमंस का बना और दूसरा
चिंपैंजीज का बना। तो इस तरह से दो अलग अलग स्पीशीज़ बनी। इसी तरह से सेकंड पे देखेंगे तो हमारा ह्यूमंस का चिंपैंजीज का जो डीएनए का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो गोरिल्ला से मिलता है। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसके कंपोजिशन को, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन में उसके कंपोजिशन को स्टडी करके हम पास्ट में उसमें वो पहले कैसा रहा होगा, यानी कि एंसेस्ट्रल उसका अमीनो एसिड क्या था, और वो उसमें जो म्यूटेशन हुआ वो कब जाके वो फिक्स हुआ, ये हम पता कर सकते हैं। तो इस फिगर में, इस चार्ट में जो रेड पॉइंट है वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एंसेस्ट्रल जो जीन था उसमें उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में चेंजेस आए, जिसकी वजह से ये बाइफर्केशन यानी कि अलग अलग स्पीशीज बनी। आइए देखें कि न्यूट्रल थ्योरी क्या है और ये किस तरह से मॉलिक्यूलर क्लॉक से ये जुड़ी हुई है। तो इसे फर्स्ट टाइम जो है जैक किंग, थॉमस ड्यूक, मोटू किमूरा और ओहता ने 1971 में, उन्होंने जब बहुत सारे म्यूटेशंस को मॉलिक्यूलर लेवल पे उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि उनका जो इम्पैक्ट था वो न्यूट्रल था। ओके, ये कहने का मतलब है कि उनके होने से किसी भी तरह का उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरह का चेंज उसमें नहीं था। तो उन्होंने पाया कि इसी तरह से बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जिनके कई रीजन्स में बहुत सारे अमीनो एसिड्स का सब्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी वो उस प्रोटीन के कैरेक्टर और फंक्शन को चेंज नहीं करते हैं। ओके, और न ही इस तरह के चेंजेस होने की वजह से उसके पर्टिकुलर फिटनेस या फिर जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो परिवर्तन होना है, वो नेचुरल सिलेक्शन भी उस पर्टिकुलर चेंज को इफेक्ट नहीं करता है, यानी कि उस पर किसी भी तरह का उसका फर्क नहीं पड़ता है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी। ओके, तो उन्होंने ये पाया कि जो ये चेंजेस हुए या जो इस तरह के जो न्यूट्रल म्यूटेशंस हुए, इनको किसी पॉपुलेशन की जीन पूल में फिक्स होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन लगता है, उसका एक पर्टिकुलर रेट है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जीन पूल में फिक्स होने में। ओके, तो इसी रेट लाइक जो इसका एक कांस्टेंट रेट लाइक इसका जो असर है, उसी को हम क्लॉक के माध्यम से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, जिसे कि हम कहते हैं न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और इसके बेस पे हम डिफरेंट स्पीशीज की हम फाइलोजेनी तैयार कर सकते हैं। उसका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को, यानी कि जो ये न्यूट्रल म्यूटेशन हुए उसके फिक्स होने का रेट और कब वो स्टार्ट हुए, तो ये टाइम ड्यूरेशन हम निकाल सकते हैं। तो इससे हम एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कब पर्टिकुलर स्पीशीज अपने एंसेस्ट्रल जो उसका जीनोम था उससे डाइवर्स हुई, उससे वो अलग हुई। आइए देखें कि मॉलिक्यूलर क्लॉक जो कॉन्सेप्ट है इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पहला है कि जितने भी चेंजेस जो होते हैं, चेंजेस से मतलब है कि जो भी म्यूटेशंस जो होते हैं वो सभी न्यूट्रल नहीं होते हैं। ओके, और जो ये चेंजेस होते हैं इनका रोल डायरेक्टली नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जिसे अडॉप्ट किया जाता है वो चेंजेस तो रहते हैं और बाकी एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ओके, तो एक तो ये प्रॉब्लम है। तो जो एलिमिनेट हो गए हैं तो उसका कैसे पता किया जाए कि भाई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड से वो एलिमिनेट हो गए हैं और इस टाइम पे ये था। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूलर क्लॉक थ्योरी की एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि the structure of certain important genes is conserved over long time, यानी कि कुछ important जो genes हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत लंबे टाइम तक वो कह सकते हैं कि वो सेफ रहता है। ओके, उसको बचाए रखा जाता है, जबकि जो उनमें जो उसका म्यूटेशन का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो ये प्रॉब्लम है मॉलिक्यूलर क्लॉक की। और अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो जब हम डीएनए या आरएनए में इसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को हम कंपेयर करते हैं, ओके, तो इससे हम जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका आपस में कितने दूर तक का रिश्ता है, उसको हम मॉलिक्यूलर क्लॉक थ्योरी से हम निकाल सकते हैं।
तो इस तरह से मॉलिक्यूलर क्लॉक की हेल्प से हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री हम प्रिपेयर कर सकते हैं इवोल्यूशन का, और ये एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी कि एक अप्रॉक्स टाइम उनके सेपरेशन का, अलग अलग स्पीशीज के आपस में एक दूसरे से अलग होने का टाइम हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, और कहाँ पे वो स्पीशीज एक दूसरे से मिलती हैं और कहाँ से वो एक दूसरे से अलग हुई, ये टाइम ड्यूरेशन हम मॉलिक्यूलर क्लॉक की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन पे, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा से सुनिए और अपने अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और अपने एग्जाम्स में बेस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ।